वो दूध पर डिपेंड होता है। रफ्ता रफ्ता वो आंखें खोलता है, उसका सर उसके जिस्म से बड़ा होता है और वो भूख के लिए रोता है और रोज़ाना 15 ता 20 घंटे वो सोता है। और यही वो दौर होता है जब उसका जिस पर उसका डेवलपमेंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, कम्प्लीटली इन्हिसार करता है। वो कौन होता है? वो होता है एक बढ़ता हुआ बच्चा या एक डेवलपमेंटल चाइल्ड। तो इसी डेवलपमेंटल चाइल्ड के क्या स्टेजेस होते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एलिजाबेथ हरलॉक के 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस टॉपिक से हमेशा टेस्ट में सवालात ज़रूर पूछे गए हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एलिजाबेथ हरलॉक ने 10 जो मदारिज या 10 डेवलपमेंटल स्टेजेस जो दिए हैं, तो उनको उसने 2 डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 इज़ प्री नेटल, नंबर 2 इज़ पोस्ट नेटल। तो प्री नेटल क्या है? यानी माक़बले पैदाइश, पैदाइश से पहले का दौर। अगर हम इसे लिख सकते हैं माक़बले पैदाइश, पैदाइश से पहले का जो दौर होगा वो प्री नेटल पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पे प्री नेटल पीरियड के लिए हमें इतना भी अगर हम याद रखें तो काफ़ी है, हम किसी भी तरह के प्री नेटल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे प्री नेटल पीरियड यानी कि यहाँ पे 270 टू 280 डेज का ये पीरियड हो सकता है, 270 तक 280 दिन या 9 महीने या 34 टू 36 वीक्स, 34 से 36 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं। तो ये प्री नेटल पीरियड है इतना सारा। तो इसमें क्या होता है? तो इसको उसने 3 स्टेजेस में हमें बताया। 3 पीरियड इसके होते हैं। नंबर 1 है पीरियड ऑफ ओवम, ओवम का दौर, यानी इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टू द एंड ऑफ सेकंड वीक। फर्टिलाइजेशन आप तो जानते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद से लेकर सेकंड वीक तक का जो पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ओवम। अब फिर उसके बाद जब उसमें डेवलपमेंट्स आएंगे तो वो आगे जाकर बनेगा एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट आगे जाकर बनेगा एम्ब्रियो, जुफ्ता आगे जाकर बनेगा जिनीन, हम इसे जिनीन भी कहते हैं। तो ये कब होगा? एंड ऑफ सेकंड वीक टू द सेकंड लूनार मंथ। ठीक है। अब ये जो सेकंड वीक तक वो ओवम फर्टिलाइजेशन के पीरियड में रहा, उसके बाद क्या होगा? ये जिनीन बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये कब है? सेकंड वीक से लेके सेकंड लूनार मंथ। तो लूनार मंथ क्या है? 1 लूनार मंथ इज इक्वल टू 28 डेज। याद रखिए, एक लूनार मंथ जो होगा वो 28 दिन का होगा। इसीलिए अब हम आगे भी देख सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे देखिए 28 इंटू 10 लूनार मंथ्स इज इक्वल टू 280 डेज। तो यहाँ पे देखिए 280 दिन यहाँ पर भी हमने देखा। तो इस तरह से इसको भी काउंट किया जाता है। अगर पूछा जाए कि एक लूनार मंथ कितने दिन का होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक लूनार मंथ होता है 28 दिन का, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा पीरियड है प्रीनेटल का, फर्स्ट है पीरियड ऑफ ओवम, सेकंड है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और थर्ड है पीरियड ऑफ फीटस। यानी एंड ऑफ से फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड लूनार मंथ टू बर्थ। सेकंड लूनार मंथ यानी कि अब आप दूसरा लूनार मंथ यानी 28 डेज आप मिला लीजिए। तो वहां से लेकर
बर्थ तक, पैदाइश तक, यानी 280 डेज तक का जो पीरियड होगा उसे कहा जाएगा पीरियड ऑफ फीटस। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? द पीरियड ऑफ फीटस इज, ये तीनों ऑप्शन दे सकता है आपको, ये, तो इन तीनों में से जो आपको नजर आए, बाकी तीन एलिमिनेट करना, जैसा कि हमने कहा है कि हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग 3 आंसर्स फ्रॉम द MCQs। ठीक है, याद रखें इस चीज को। और तो ये तो था प्रीनेटल पीरियड। तो इसके बाद, प्रीनेटल पीरियड के बाद उसने पोस्ट नेटल पीरियड के बारे में 10 मुख्तलिफ मदारिज या 10 डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। जो 10 पोस्ट नेटल पीरियड हैं वो ये हैं, आइए देखते हैं कि उनके नाम क्या है और उनका पीरियड क्या होता है। तो एलिजाबेथ हरलॉक ने जो 10 पोस्ट नेटल पीरियड्स जो बताए हैं, ये है पोस्ट नेटल पीरियड्स। तो ये पोस्ट नेटल पीरियड्स में सबसे पहला है नियोनेट, या जिसे हम कहते हैं नौमौलूद, यानी पैदाइश से लेकर 2 हफ्तों तक, पैदाइश के से 2 हफ्तों तक वो नियोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोनेट या नौमौलूद, पैदा होते ही 2 हफ्तों तक। फिर उसके बाद दूसरा जो पीरियड है वो है, दूसरा जो स्टेज हम कह सकते हैं, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है जिसे कहते हैं इन्फेंसी। जी हाँ, इन्फेंसी, ये बहुत ही अहम है, अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं, हम आगे इसके बारे में तफसील से देखेंगे। पहले तो ये 10 स्टेजेस को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इन्फेंसी या शीर खारगी ये 2 हफ्तों से लेकर 2 साल तक के लिए होती है। यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ वहाँ, जहाँ पे पहला स्टेज ख़त्म होगा वहाँ से दूसरा स्टेज हमेशा शुरू होता है, याद रखें। तो यहाँ पे देखिए 2 इयर्स जहाँ पे ख़त्म हो गए, तो आमतौर पे इन्फेंसी के बाद कुछ लोग बेबीहुड 1 साल का ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे बेबीहुड नई किताबों में ऐड किया गया है, ये 2 to 3 इयर्स कहा जा रहा है। बट एज पर एलिजाबेथ हरलॉक ये 10 स्टेजेस इस तरह से बताए गए हैं। तो उसके बाद तीसरा जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, या जिसे कहते हैं इब्तदाई तुफूलियत या इब्तदाई बचपन। तो ये शुरू होता है 3 साल से और ख़त्म होता है 5 साल पे। 3 to 5 इयर्स होता है अर्ली चाइल्डहुड या इब्तदाई तुफूलियत। अच्छी तरह से याद रख लें, इसको काफ़ी है, हम इसके बारे में आगे तफसील से देखेंगे। और लेटर चाइल्डहुड इसे कहा जाता है वस्ती तुफूलियत या वस्ती बचपन भी इसे कहा जाता है। तो ये होता है 6 से लेकर 10 साल तक का वक्फा, या 6 से 10 साल का पीरियड इसे कह सकते हैं आप। और ये है ये है चौथा स्टेज। और 5वां स्टेज है प्यूबर्टी या सने बलूगियत। 5वां जो स्टेज है वो है प्यूबर्टी या सने बलूग। ये 11 से 12 साल तक का ही होता है। तो गर्ल्स में 11 साल और बॉयज़ में 12 साल में प्यूबर्टी या सने बलूग आता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो 6वां स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो है अर्ली एडोलेसेंस या इब्तदाई शबाब, या इसे इब्तदाई बलूगत भी कहा जाता है। अर्ली एडोलेसेंस ये होता है 13 to 17 इयर्स। आपने सुन रखा होगा टीनेज, जो टीनेज होगी वो अर्ली एडोलेसेंस होगी, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसको टीनेज कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 साल इधर ऐड किए गए हैं, तो आप याद रख लीजिए टीनेज के हिसाब से इसको। उसके बाद हमारा जो 7वां स्टेज है वो है लेट एडोलेसेंस या वस्ती शबाब या वस्ती बलूगत इसे कहा जाता है, जो 18 से 20 साल का पीरियड होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है बलूगत, ये 8वां स्टेज है जिसे अडल्टहुड भी कहा जाता है। ये है 21 to 40 इयर्स। जी हाँ, ये है बलूगत। यहाँ पर आदमी बालिग कहलाता है, यहाँ पर अपने पूरे होश व हवास में फ़ैसले वो
लेता है पूरे माहौल को मद्देनज़र रखते हुए। और उसी तरह से है हमारा 9वां स्टेज है मिडिल एज या दरमियानी उम्र, और 10वां स्टेज है ओल्ड एज। तो ये मिडिल एज है 40 to 60 ईयर्स, यहाँ पे देखिए 40 to 60 ईयर्स, और ओल्ड एज है या ज़ईफ़ी जिसे कहेंगे 61 ईयर्स एंड अबव। तो ये 10 स्टेजेस अच्छी तरह से याद रखें और उनके पीरियड अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं एक एक स्टेज को तफसील से। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, आपको एनर्जी बनाए रखना है, और जैसे जैसे आप जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे आप हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो आपको हमारी और हिम्मत बढ़ाने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोनेट एज या नियोनेट स्टेज या नवमौलूद का मरहला जिसे हम कहा जाता है। तो वो क्या है? ये नियोनेट या नवमौलूद का जो है बर्थ से लेकर 2 वीक्स तक इसकी उम्र है समझिए, या स्टेज इस हद तक है समझिए। तो इसमें क्या होता है आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली तब्दीली यहाँ पे होती है पैदाइश के बाद, सबसे पहली तब्दीली वज़न में कमी। जी हाँ, पहली तब्दीली होती है वेट लॉस होता है। और उसके बाद जो दूसरी अहम तब्दीली है, शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। और उसके फौरी बाद नौमौलूद यानी पैदाइश के बाद जिस माहौल में आया है उस माहौल के हिसाब से वो एडजस्ट होना शुरू होता है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ हर्लॉक ने एक अहम बात कही है जो आपको याद रखने की है, वो ये है कि कंपेयर टू बॉयज़ गर्ल्स एडजस्ट मोर इफेक्टिवली, यानी बॉयज़ के मुकाबले में जो गर्ल्स होती हैं या लड़कियां जो होती हैं वो माहौल से अच्छी तरह से मुताबिकत पा लेती हैं बॉयज़ से पहले। ठीक है, सो दिस कुड बी द पॉइंट टू रिमेंबर हियर। और उसके बाद है एक जो क्रिटिकल हर्लॉक ने क्या किया बताया है, वो ये है कि अगर ब्रीच बर्थ हो तो वो बच्चा थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो अब आप ब्रीच बर्थ क्या है ये अच्छी तरह देख लीजिए कि आमतौर पे पैदाइश के दौरान नौमौलूद या इन्फेंट का सर बाहर आता है, लेकिन अगर सर के बजाय पैर बाहर आए पैदाइश के दौरान तो उस बर्थ को कहा जाता है ब्रीच बर्थ, जो कि क्रिटिकल हो सकती है। जी हाँ, और इसके बाद ये नियोनेट एज का जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ये इसका जो वेट होगा इस उम्र में वो 7 to 8 पाउंड हो सकता है, और जो हाइट होगी वो 19.5 इंच हो सकती है। जी हाँ, तो 19.5 इंच हाइट होगी, 7 to 8 पाउंड उसका वेट होगा। और इसी तरह से यहाँ पे याद रखने वाली एक अहम बात ये है कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि नौमौलूद का सर बड़ा होता है कंपेयर टू बॉडी के, यानी 1/4 होता है सर बॉडी के। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के सबसे अहम तरीन स्टेजेस जिसमें से हमेशा सवालात पूछे गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसको बेस करते हुए आप कोई भी तरह का जवाब देने के काबिल बनेंगे। तो ये है इन्फेंसी या शीरखारगी जिसे कहते हैं, जो 2 वीक्स to 2 ईयर्स तक होता है। तो ये वो पीरियड है जिसमें मटरिंग स्टार्ट होती है, बच्चा माँ 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 ल ल ल ट ट ट इस तरह के रिपीटेड वर्ड्स कहता रहता है और इमिटेटिंग करते रहता है बड़ों की। और इसी तरह यहाँ पे जो अहम पॉइंट है याद रखने का वो ये है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड। तो ये बच्चे की ज़िंदगी का वो दौर है जहाँ पे उसकी नमू और नशोनुमा कंपेयर टू अदर ऑल स्टेजेस काफ़ी फास्ट होते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं, या यूं कहिए कि यहाँ से नमो और नशोनुमा की तेज़ी का आगाज़ होता है। और इसीलिए इसे कहा जाता है बेसिक स्टेज ऑफ लाइफ। इसे एक बुनियादी मरहला कहा जाता है ज़िंदगी का। और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो दांत, यहाँ पे जो दूध के दांत आएंगे, जो पहला दांत आएगा उसे वो आएगा 6 से 8 महीने की उम्र में, पहला दूध का दांत आएगा। और इसी तरह से
जो 1 साल के कंप्लीट होने तक उसे 6 से 4 दांत आ चुके होते हैं और आपको वो 1 या 2 बार उससे कतर चुका होता है। और इसी तरह 2 साल के ख़त्म होने तक उसे 16 दांत आ जाते हैं। तो ये 16 दांत किस तरह आते हैं? 8 ऊपरी जबड़े में और 8 निचले जबड़े में, अपर जॉ में 8 और लोअर जॉ में 8 दांत आ जाते हैं। तो उसे मिलाकर कहा जाता है 16 टीथ। और इसी तरह ये जो स्टेज है इन्फेंसी, यहाँ पे ब्रेन फंक्शनिंग काफ़ी एक्टिव हो जाती है और प्रोसेसिंग भी बढ़ जाती है और हर वो चीज़ जो उसे नज़र आती है उसके ताल्लुक़ से क्यूरियस होता है, उसके ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करता रहता है। और यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये क्रिटिकल एज भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बीमारियाँ या मौसमी असरात ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसे क्रिटिकल स्टेज भी कहा जाता है। और अगर तो इस एज में यानी इन्फेंसी के दौर में ट्विंस पर यानी जुड़वा बच्चों पर तहकीक करने वाले डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का नाम है मैग्रा, जिसने ट्विंस ऑफ दिस एज पर एक तहकीक की थी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब। और इसमें याद रखने वाली एक और अहम बात यह है कि बच्चे में इस उम्र में नार्सिसिज्म आ जाता है। तो नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म है खुद पसंदी, यानी बच्चा वैसे तो नार्सिसिज्म आप में, मुझ में, हम सब में मौजूद होता है कि खुदी की पहचान बनाई जाए, खुदी को दूसरों की नज़रों में आला व अरफा बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए, सलाहियतों वाला बताया जाए वगैरह वगैरह। तो बच्चे में भी ऐसा वो महसूस करता है कि उसके अतराफ़ वाले सब लोग उसी को ज़्यादा चाहते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसे मुकाम देते हैं, तो वो अपने आप को चाहने लगता है, खुदी को चाहने लगता है। तो नार्सिसिज्म के माने हैं खुद पसंदी, जो आपको इन्फेंसी में नज़र आती है। तो यहाँ पे याद रखने वाली 2 चीज़ें हैं, देखिए, जहाँ से सवाल पूछे जाने के इम्कानात है, वो ये हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेज पूछेगा अमंग ऑल, और नार्सिसिज्म के बारे में पूछ सकता है, और इसी तरह से ये तीनों में से कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि दूध के दांत आने का पीरियड कौन सा है और वो कितने दांत कौन से पीरियड में आ सकते हैं। ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेज यानी अर्ली चाइल्डहुड या इब्तदाई तुफूलियत, या इसे इब्तदाई बचपन भी कहा जाता है। ये वो दौर है जहाँ पर बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 5 साल का जो पीरियड है इसमें वो और ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है। तो इसे कहा जाता है प्री स्कूल एज, या जैसे पीपीटी या प्री प्राइमरी की जो एज होती है उसे वो है अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल एज है ये। और यहाँ पर वो सीखने के लिए आमादा होता है। जी हाँ, सीखने को क्या कहते हैं? इक्तिसाब, या इसे आमोजिश भी कहा जाता है। आमोजिशी मुहासिल या लर्निंग आउटकम्स आजकल एक नया वर्ड आ गया है। तो वो सीखने के लिए तैयार होता है अर्ली चाइल्डहुड में। आप देखिए, अगर जो बच्चे 1st 2nd क्लास में घर में मौजूद हों, तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड वाले जो घर में बच्चे होंगे 3 to 5 ईयर्स वाले, वो उनके साथ उनकी तरह की नकल करना शुरू करेंगे, उनकी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे अपने दूसरे पेरेंट्स या घर वालों से। तो ये वो पीरियड है जब बच्चा सीखने के लिए उत्साहित होता है, सीखने के लिए जज्बात उसके अंदरूनी शुरू होते हैं। तो और यहाँ पर वो काफ़ी तहकीकाती जहन रखना शुरू करता है कि जैसे अगर कोई आप देखें बच्चे कहीं किसी कोने में कोई चीज़ पड़ी हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल यूँ समझे कि वैल्यू न दें, तो वो उस पर गौर करते हैं कि भाई ये है क्या, या किसी खिलौने को तोड़ कर देखते हैं या खोल कर देखते हैं। और ये वही एज है जिसे टॉय एज भी कहा जाता है। यहाँ पर खिलौने लेना और उन्हें इस्तेमाल करना और उन्हें तोड़ना, ये उनका पसंदीदा मशगला रहता है। तो बराए मेहरबानी उन्हें
रोको नहीं, उन्हें टोको नहीं, क्योंकि यही तो दौर है जिसमें वो सीखते हैं। क्योंकि हमने कहा था इससे पहले, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, बट आई डू आई अंडरस्टूड। तो ये अंडरस्टूड वाला पीरियड होता है जहाँ पर खिलौनों को खोलकर, खिलौनों को तोड़कर वो देखते हैं। तो टूटने दो खिलौने, अगर वहाँ से कुछ सीख मिलती है, अगर वहाँ से कुछ इक्तिसाब होता है, अगर वहाँ से कुछ लर्निंग होती है तो ठीक है। तो वहाँ पर फिर बच्चे में सोशल डेवलपमेंट भी आना शुरू होता है। अर्ली चाइल्डहुड में वो सोशल बिहेवियर करता है कि अपने भाई बहनों के साथ या अपने जो दूसरे खलेरे, चचेरे, तायरे, मुमेरे वगैरह जो भाई बहन होंगे, तो उनके साथ भी वो सोशली एक्टिव होना शुरू करता है। उनके साथ मिलना, बात करना या उनको उनकी कंपनी में रहने से उसे खुशी महसूस होती है। तो यानी वो सोशल बनता है या सोशल डेवलपमेंट उसका शुरू हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड से। और ये टॉयज तो हमने डिस्कस कर ली है। और यहाँ से शुरू होते हैं परमानेंट टीथ, मुस्तकिल दांत। अब जो दूध के दांत थे वो तो झड़ जाएंगे और यहाँ से मुस्तकिल दांत आना शुरू होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके हाइट जो होगी वो 46.5 इंच उसकी हाइट बढ़ सकती है, हो सकती है। और वज़न में 3 से 5 पाउंड का इजाफा हो सकता है। और यहाँ पर आप देखिए अगला जो है, इसे पीरियड ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है या पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। ये इतने ज़्यादा सवाल करते हैं, इतने ज़्यादा सवाल करते हैं, बाज़ औक़ात बड़े भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आसमान नीला क्यों है, ये परिंदे उड़ कैसे रहे हैं और मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ, ये बिल्डिंग किस तरह से तामीर की जाती है, कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, कूलर के अंदर किस तरह से ठंडी हवा आ रही है, ये बल्ब क्यों चमक रहा है, ये फ़ैन कैसे घूमता है। तो ऐसे सवालात बच्चे करते हैं। तो हमें चाहिए कि उन्हें सही जवाब दें। अगर मालूम ना हो तो हम मालूम करके उन्हें जवाब दें, वरना अगर उन्हें हम रोकेंगे, टोकेंगे तो याद रखिए जितना सवाल करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे बच्चे। तो बच्चों की सीखने की उम्र में उन्हें सवाल करने दो और उन्हें पलने, बढ़ने और इस दिमागी तौर पे परफेक्ट होने दो। तो यहाँ पे ये तो पीरियड ऑफ क्वेश्चंस या पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, जिसे ह्यूरिस्टिक पीरियड भी इसे कहा जाता है। यानी इंकशाफात, नए नए इंकशाफात वो खुद से करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आपको मालूम मैं आज ये कर चुका हूँ, मैं आज इस तरह से लिखा हूँ, या मैंने आज खिलौने को तोड़ा तो उसके अंदर से एक चीज़ ऐसी निकली जो खिलौने को आगे बढ़ाती है। आपको पता है, मुझे तो पता था भाई, आज मैंने मालूम कर लिया, आपको पता नहीं होगा। तो इस तरह से वो इंकशाफी तरीक़े, इंकशाफात करता है, जिसे ह्यूरिस्टिक कहा जाता है, इंकशाफी। और यहाँ पे पियाजे ने एक और बात कही, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपको यहाँ पर भी, कि ये एक पैरेलल प्ले का दौर होता है। अर्ली चाइल्डहुड जो है पैरेलल प्ले का दौर होता है। तो पैरेलल प्ले क्या है भाई, कि बच्चे खेलते तो साथ में हैं सब, लेकिन अपने अलग अलग खिलौनों के साथ, यानी ग्रुप में इनफरादी खेल। समझ में आ गया? वो अपने खेल में इस तरह से मगन रहता है या अपने खिलौने में इस तरह से मगन रहता है कि उसके बाजू वाला क्या कर रहा है, क्या वो चीज़ों पे काम कर रहा है, उससे उसे कुछ सरोकार नहीं होता। दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, वो कहकर अपने खिलौनों में खुश होते हुए और ये सोचता है कि माई टॉय इज़ बेटर देन अदर्स। तो वो अपने इस तरह से पैरेलल प्ले खेलता रहता है अपने साथ, यानी सबके साथ इनफरादी खेल, पैरेलल प्ले। और ये किसने कहा? पियाजे। तो चलिए अब आइए हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, या वस्ती तुफूलियत या वस्ती बचपन भी इसे कहा जाता है। तो इसकी मुद्दत क्या है? 6 से 10 साल। याद रखिए 6 से लेकर 10 साल तक का ज़माना हमारा चौथा
स्टेज है डेवलपमेंट का, तो इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ये जो लेटर चाइल्डहुड या वस्ती तफूलियत वस्ती बचपन है, ये स्कूल जाने की उम्र कहलाती है। जी हाँ, इसे कहा जाता है स्कूल एज या स्कूल गोइंग एज। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर चुका होता है, और जब स्कूल जाएगा तो क्या होगा, नए दोस्त बनेंगे और वो दोस्तों की एक गैंग हो जाएगी, या यूँ समझिए गिरोह बन जाएगा। तो इसे गैंग एज भी कहा जाता है। यानी वहाँ पे स्कूल में बनाएगा दोस्तों की एक गैंग, और वो उस गैंग का एक मेंबर होगा, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गैंग एज। एक और भी चीज़ यहाँ पे इसे कही जाती है कि इस उम्र में यानी 6 to 10 ईयर्स में बच्चे दूसरों की तखलीद करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेशन करते हैं। यानी दूसरे किस तरह से कर रहे हैं, जब वो अपने उसी स्कूल की अगर हम मिसाल लें, तो सीनियर अगर कोई किसी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हो तो वो उसे गौर से देखेगा और घर जाकर उसी सॉन्ग को उसी अंदाज में गाने की कोशिश करेगा। अगर हम इसी तरह अगर टीवी या किसी फ़ोन में अगर देखें, तो आप देखिए कि इस उम्र के बच्चे जो सुनेंगे वो उसकी तखलीद करने की कोशिश करेंगे। तो इसे कहा जाता है इमिटेशन एज या तकलीदी दौर भी इसे कहा जाता है। दूसरों की तकलीद करना, दूसरों को इमिटेट करना, कोई फिल्मी हीरो को इमिटेट करना या किसी दूसरे को इमिटेट करना यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। और उसी तरह ये इस उम्र में वो अपनी फ्लैटरी या अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। एक अदर टीचर ने उसको स्टार दे दिया तो बस उस दिन वो फूला नहीं समाएगा और दोस्तों को बताएगा, घर वालों को बताएगा और अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। और इसी तरह से अपने आप को प्रमोट करने का जज्बा भी इस उम्र में ज़्यादा आता है। यानी कि क्लासरूम में अगर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है तो वो अच्छा पढ़ रहा है तो मैं भी और अच्छा प्रोजेक्ट करके बताऊंगा, उससे अच्छा काम करके बताऊंगा। भाई बहनों में भी अगर 2-2 साल 4-4 साल के फ़र्क और छोटे हैं तो ये बंदा अपने बड़ों से या अपने बड़ों की तरह या उनकी तरह कोई एक काम करके बड़ों के बराबर होने की अपनी सलाहियतों को बताने की कोशिश करेगा। तो ये सेल्फ प्रमोशन एज भी या दौर भी कहलाता है। और इसी तरह अगर आप देखें तो चूंकि अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी होगी डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो इन्फेंसी में होगी, लेकिन यहाँ तक आए तक या लेकिन यहाँ आने तक यानी लेटर चाइल्डहुड आने तक स्लो डाउन इन डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड वेट गेनिंग प्रोसेस में डेवलपमेंट या नशोनुमा का जो तेज़ी थी वो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होगी, यानी उतनी तेज़ी बरकरार नहीं रहेगी जितनी पहले थी, और वेट भी उतनी तेज़ी से डबल नहीं होगा जितना पहले हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है स्लो डाउन। तेज़ी कहाँ पे आई? दूसरे में। स्लो डाउन कहाँ पे हुआ? चौथे में। याद रखें। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो ये है टीथ प्रोसेस या दांतों की तरतीब समझिए या दांतों का निकलना। क्या होता है 6 साल में अब यहाँ पे परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिए यहाँ पे कुछ सवालात बने हैं, आप इसको गौर से देखिए कि 6 साल की उम्र में 1 to 2 परमानेंट टीथ उसको आ जाते हैं। पहले दूध के दांत जो थे वो झड़ चुके हैं, अब यहाँ पे परमानेंट टीथ यहाँ पर आना शुरू होते हैं। जब वो 8 साल का होता है तो 10 था 11 मुस्तकिल दांत उसके आ चुके होते हैं परमानेंट, और जब वो 10 साल का होता है तो 14 से 16 दांत उसके आ चुके होते हैं, और इसी तरह 12 साल की उम्र में 24 था 26 दांत उसके आ चुके होते हैं। जी हाँ, और 13 साल की उम्र में 27 से 28 दांत उसको आ चुके होते हैं। और इसी तरह से ये 13 से 17 तक इसी तरह रहेंगे, लेकिन 17 से 25 साल की उम्र में उसका जो डेंटेशन प्रोसेस है 32 दांतों का वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने सुना है कि 32 ही तोड़ूं क्या,
आमतौर पे ये झगड़ों में कहा जाता है। तो ये 32 किसे कहते हैं? 32 दांतों को ही कहते हैं। और ये 32 दांत आते हैं एक कंप्लीट अडल्ट में जो 25 साल का होता है। तो कहाँ पर आप देखिए 25वां साल हमें यहाँ पे आ रहा है, अडल्टहुड में आ रहा है। तो बलूगत तक 25 साल की उम्र तक उसे इंक्लूडिंग इसमें 4 जो है हमारे अकलदार भी जिसे कहते हैं पिछले हिस्से में आते हैं, जिससे हमारा जो जॉ का प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए आप देखिए जो उम्र के 25 साल तक किसी एक अडल्ट का चेहरा थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और इसी तरह से इस एज में यानी लेटर चाइल्डहुड में क्या करना चाहिए, बच्चों को पसंद भी होता है किसी की बहादुरी के, ब्रेवरी या करेज या हिम्मत और कोई अनहोनी करने के जैसे जो काम होते हैं, वैसी कहानियां अगर इनको सुनाई जाए तो उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा होता है। तो ये ब्रेवरी स्टोरीज के आज शौकीन होते हैं। और इसी तरह से इस उम्र में लेटर चाइल्डहुड में बच्चों को घरों में चोरी करने की आदत आ जाती है। यानी कोई चीज़ खाने की है या कोई यानी पैसे तो इस्तेमाल करना आ चुका होता है, तो जब पैसा देखेगा तो उसके जहन में खुराफाती आइडिया आएगा कि क्यों ना इस पैसे को लेकर एक लॉलीपॉप ख़रीद लिया जाए, क्यों ना ये पैसे लेकर कुछ और चीज़ें ख़रीद ली जाए, क्यों ना ये पैसे लेके दोस्तों में उड़ाए जाएं। तो ऐसे ये स्टीलिंग या ये इस तरह से यूँ समझिए कोई चोरी या रॉबरी नहीं है, बल्कि ये एक उम्र का तकाजा होता है कि वो ले और उसे इस्तेमाल करे। और इसी तरह से लैंग्वेज की जो एबिलिटी भी होंगी इस उम्र में काफ़ी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये स्किल्स बदर्जे उत्तम उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, इस उम्र में चूँकि वो ज़्यादा गैंग एज है, इमिटेशन है और स्कूल एज है, तो या ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हरकत मांगते हैं। तो ज़्यादा हरकत करेगा तो मार लगेंगे, ज़ख्म आएंगे। तो आम तौर पे इस उम्र में बच्चों के हाथ और पैरों पर आम तौर पे ज़ख्म आते हैं, वो ज़ख्मी हो सकते हैं इस उम्र में।